हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दर्श एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी 9th क्लास की हिस्ट्री लेकर आए हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के 5th चैप्टर यानी आधुनिक विश्व में चरवाहे के क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट नोट्स पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक विश्व में चरवाहे, तो याद रखने योग्य कौन सी बातें हैं? तो देखिए, घुमंतु चरवाहे के भ्रमण के कारण, उपयोगिता और विनिमय की वस्तुएं क्या क्या थीं। घुमंतु चरवाहे के भ्रमण के कारण साल भर फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र की कमी, और उपयोगिता क्या है इसकी? प्राकृतिक वनस्पतियों दोबारा पनपने के लिए पर्याप्त समय। और विनिमय की वस्तु क्या है? मांस, दूध, ऊन, जानवरों की खालें, अन्य उत्पाद। सेकंड है आपका मवेशियों के लिए चारे और पानी की खोज, तो भ्रमण वाले स्थान पर प्राकृतिक खाद की पूर्ति हो जाती है। थर्ड है आपका विषम मौसमी दशाओं से स्वयं एवं मवेशियों को बचाने के लिए, तो इसका हो जाएगा मवेशियों और अन्य जानवरों से प्राप्त उत्पादों का आदान प्रदान करने की इसकी उपयोगिता हो जाएगी। फोर्थ है आपका अपने उत्पादों को बेचने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका? उपयोगिता दो विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर सौहार्द एवं सह-अस्तित्व विकसित होता है। अब यहाँ पे भी है याद रखने योग्य बातें। घुमंतु चरवाहे क्या होते हैं? वे लोग जो अपने जीवन यापन के लिए मवेशियों पर निर्भर करते हैं तथा उनके लिए अच्छे चारागाह के लिए तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। भावर क्या होता है? भावर गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की तलहटी के नीचे शुष्क वन का क्षेत्र है। ऊंचे पहाड़ों में विशाल घास के मैदानों को भवार या गुवाल कहा जाता है। खरीफ क्या है? खरीफ शरद ऋतु की फसल है जिसे आमतौर पर सितंबर और अक्टूबर के बीच काटा जाता है। रबी क्या है? रबी वसंत की फसल है जिसे आमतौर पर मार्च के बाद काटा जाता है। भारत के चरवाहे कौन कौन से? भारत के चरवाहे आज देखते हैं। देखिए, पहाड़ों में सर्दी और गर्मी के अनुसार स्थान बदलते रहते हैं। जैसे राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर। चरवाहा समुदाय कौन से है? गुज्जर बकरवाल। उसका है सर्दी में शिवालिक की निचली पहाड़ियों में और गर्मी में कश्मीर की ऊंची चोटियों में। इसका क्या होता है? मतलब स्थान बदलते रहते हैं। यानी सर्दी में क्या हो जाएगा? शिवालिक की निचली पहाड़ियाँ, और गर्मी में क्या हो जाएगी? कश्मीर की ऊंची पहाड़ियाँ हो जाएगी। और हिमाचल के चरवाहा समुदाय को क्या कहते हैं? गद्दी कहते हैं। सर्दी में इसका भी शिवालिक की निचली पहाड़ियाँ हो जाएंगी और गर्मी में हिमाचल की ऊंची पहाड़ियाँ हो जाएंगी। गढ़वाल और कुमाऊं गुज्जर कहते हैं, और इसके सर्दी में देखिए भावर के सूखे जंगल यानी गढ़वाल और कुमाऊं के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। और सर्दी में क्या है? बुआल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास का मैदान है। तो भोटिया, सरेपा और किन्नौरी समुदाय भी इसी तरह के चरवाहे हैं। अब देखिए, पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में मानसून के अनुसार स्थान बदलते हैं। जैसे पठारों में, मैदानों में और रेगिस्तान में मानसून के अनुसार स्थान बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? देखिए, राज्य क्या है हमारा? महाराष्ट्र है। चरवाहा समुदाय का क्या नाम है? धंगर। और बरसात में महाराष्ट्र के मध्य पठार में इसकी खेती होती है, चाहे कुछ भी कह लीजिए। और बरसात के बाद कोंकण में होता है। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चरवाहा समुदाय कौन सा है? गोला। और बरसात में कहाँ खेती करते हैं? सूखे मध्य पठार में, और बरसात के बाद तटीय इलाकों में। फिर है आपका थर्ड पे राजस्थान, और चरवाहा समुदाय है राइका। और बरसात में क्या करते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में करते हैं, और बरसात के बाद नए चारागाह की तलाश करते हैं। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इनको क्या कहा जाता है? बंजारा कहा जाता है। ये अपने इलाके में बरसात के मौसम में रहते हैं और बरसात के बाद नए चारागाह की तलाश करते हैं। अब देखिए, औपनिवेशिक काल में भारत तथा अफ्रीका में वनों के संबंध में नीतियाँ। तो भारत में वनों में औपनिवेशिक नीति और अफ्रीका वनों में औपनिवेशिक नीति। तो पहला है भारत में औपनिवेशिक नीति क्या है? भूमिकर बढ़ाने के लिए स्थानीय किसानों को चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील करने के लिए प्रोत्साहित कर चारागाहों का कृषि भूमि में बदलना। और वहीं अफ्रीका वनों में औपनिवेशिक नीति क्या हो जाएगी? पहला, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय किसानों को चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील करने के लिए प्रोत्साहित कर चारागाहों का कृषि भूमि में बदलना। सेकंड हो जाएगा भारत में वनों में औपनिवेशिक नीति क्या हो जाएगी? सेकंड, वन कानूनों द्वारा वनों का वर्गीकरण कर चरवाहों की आवाजाही पर रोक। और अफ्रीका में वनों में औपनिवेशिक नीति के सेकंड पे क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक शासन द्वारा मसाइयों के चारागाह क्षेत्र का लगभग 60% हिस्से को कब्जा कर उनकी आवाजाही पर रोक करना। नेक्स्ट है आपका 1871 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा
अपराधी जनजाति अधिनियम पारित कर चरवाहों के बहुत सारे समुदाय और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। अब वहीं अफ्रीका के वनों के औपनिवेशिक में क्या हो जाएगा, बहुत सारे चरगाहों को शिकारगाह बनाकर चरवाहों की आवाजाही पर रोक, जैसे कीनिया में मसाई मारा और साबरू को कुदरती नेशनल पार्क तथा तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क। और उसके बाद फिर देखिए भारत में औपनिवेशिक वन क्या है, 19वीं सदी में चरवाही टैक्स लगाकर प्रति मवेशी टैक्स वसूल किया जाता है। और अफ्रीका में क्या है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा मसाई उप समूहों के मुखियों द्वारा तय किया जाता है। औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए चारागाहों का इलाका सिकुड़ने लगा, मवेशियों को सीमित क्षेत्र पर चराना पड़ा, चारागाहों का स्तर गिरना, जानवरों के लिए चारा कम पड़ना, कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। तो देखिए बदलाव का सामना कैसे हुआ, तो सबसे पहले जानवरों की संख्या कम कर दी गई, फिर नए चारागाहों की खोज करने लगे, कुछ चरवाहे छोड़कर मजदूरी करने लगे, जमीन खरीद कर बसाना एवं कृषि कार्य करना शुरू कर दिए, कुछ व्यापारिक गतिविधियों में संलग्नित हो गए और लास्ट आपका आवाजाही की दिशा में बदलाव होने लगे। उसके बाद देखिए अफ्रीका में मसाई लोगों के अधिकार क्षेत्र का लगभग 60% भाग औपनिवेशिक शासकों ने छीन लिया था। उन्हें यूरोपीय वस्तु में जाने की मनाही थी। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया, जैसे कीनिया में मसाई मारा और साबरू नेशनल पार्क तथा तंजेरिया में सेरेंगेटी पार्क। 1885 में मसाई लैंड को एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा द्वारा दो भागों ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तगाकिया में बांट दिया गया। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद जर्मन तगाकिया भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। 1961 में इसे स्वतंत्रता मिली तथा जंजीबार के साथ मिलकर 1964 में इसे तंजानिया नाम दिया गया। मसाई समाज दो सामाजिक समूहों में बढ़ गया। कौन सा था, वरिष्ठजन और योद्धा। वरिष्ठजन यानी एल्डर्स और योद्धा मतलब वॉरियर्स। तो वरिष्ठजन में क्या आ जाएगा, शासन चलाना, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करना, आपसी झगड़े सुलझाना। और योद्धा में क्या आ जाएगा, ज़्यादातर नौजवान थे, कबीलों की सुरक्षा तथा युद्ध में भागीदार होते थे। नंबर 3 है दूसरे कबीलों से जानवर छीन कर लाना जो धन समझा जाता था। उसके बाद है अंग्रेजों ने इस हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। मसाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए गए जो कबीलों के मामलों के लिए उत्तरदायी थे। इन प्रतिनिधियों के चलते औपनिवेशिक शासन के दौरान मसाइयों के समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। वरिष्ठजनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अमीर एवं गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। अगर आप इसकी क्वेश्चन आंसर का PDF चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।